कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग के ऊपर से आकर के गिरता है कार पर और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद हमें विंसेंट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिससे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे। विंसेंट पर मर्डर का चार्ज लगा है कि उसने एक लड़की का काम तमाम किया है। पुलिस वाले बार बार उसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर तुमने उस लड़की का काम तमाम क्यों किया, लेकिन विंसेंट बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा, मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। तब वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि आखिर तुम्हें कौन फंसा सकता है। तब विंसेंट इन्हें अपने बारे में बताना शुरू करता है और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम विंसेंट के एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम था लुक। वो कुछ चीजें लेकर के जाता है ऊपर के कमरे में। जैसे ही वो रूम के दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होता है, डर और घबराहट के मारे उसकी पैंट गीली हो जाती है। दरअसल सामने बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। इस लाश को देखकर के लुक बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लुक के अलावा 4 लोग और हैं जो इस फ्लैट में आते जाते हैं। दरअसल 5 दोस्तों ने मिलकर के इस फ्लैट को लिया था ताकि वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को यहाँ पर कर सके और वो एंजॉय करने के लिए बार बार यहाँ पर लड़कियों को लेकर के आए। लाश को देखने के बाद लुक की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो सबसे पहला कॉल करता है विंसेंट को। विंसेंट इस वक्त अपने घर में अकेला था क्योंकि उसकी वाइफ बच्चों को लेकर के कहीं घूमने के लिए गई हुई थी। जैसे ही विंसेंट आता है उसकी भी हालत खराब हो जाती है कि आखिर ये लड़की की लाश यहाँ पर क्या कर रही है। अब लुक एक एक करके कॉल करता है अपने सारे दोस्तों को, लेकिन उसके एक साथी को कॉल नहीं लगता जिसका नाम था फिलिप। विंसेंट लुक से पूछता है कि जब तुम अंदर आए थे तो क्या दरवाजा बंद था। तब लुक कहता है कि हाँ। इस पर विंसेंट कहता है कि इसका मतलब है कि इस लड़की का मर्डर हम 5 दोस्तों में से किसी एक ने किया है, क्योंकि इस फ्लैट की चाबी हम 5 दोस्तों के पास ही थी। किसी ने इस लड़की का काम तमाम किया और दरवाजे को लॉक करके चला गया। अब इन बातों को सुनने के बाद पुलिस वाले लुक को भी ले आते हैं पूछताछ करने के लिए। वो उससे पूछते हैं कि तुमने लाश को देखने के बाद क्या किया था। तब लुक कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने उस लड़की की लाश पड़ी थी। पुलिस ऑफिसर कहता है कि चुपचाप सच सच बता दो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम 5 दोस्तों ने वो फ्लैट क्यों लिया था और वहाँ पर तुम लोग क्या क्या करते थे। तब लुक कहता है कि मैं अपने बाकी दोस्तों की तरह नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन पुलिस वाले लुक से आगे की कहानी जानना चाहते थे, इसलिए कहानी वापस से फ्लैट में आती है और हम इनके तीसरे साथी को देखते हैं जिसका नाम था क्रिस। जब वो भी रूम के अंदर आता है और उसकी नजर पड़ती है उस लाश पर तो डर के मारे उसकी भी पैंट गीली हो जाती है। अब इनको समझ में नहीं आता कि आखिर इस लड़की को किसने मारा होगा। तब लुक बताता है कि सिर्फ फिलिप को कॉल नहीं लग रहा। तब सारे लोगों को डाउट होने लगता है फिलिप पर, क्योंकि उसके नाम पर पहले से ही बहुत सारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड थे और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी का मर्डर कर सके। तब विंसेंट कहता है कि हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। अभी ये तीनों बातें कर ही रहे थे, तभी इनका चौथा साथी भी यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम था मॉर्निक्स। ये चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहानी जाती है 1 साल पहले फ्लैशबैक में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विंसेंट एक आर्किटेक्ट है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। उसने एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनाई थी। उसी की इनॉग्रेशन पार्टी में उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था। सबसे पहले यहाँ पर क्रिस आता है अपनी वाइफ के साथ जिसका नाम था एलिसन। क्रिस अपनी वाइफ को मिलवाता है उन दोनों से, मगर एलिसन को देखकर कैसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है और इसी वजह से इनकी शादी भी खराब होने की कगार पर है। दूसरी तरफ हम मॉर्निक्स और लुक को देखते हैं जो यहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों पर कमेंट्स कर रहे थे। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पर सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस पार्टी में एक ही खूबसूरत लड़की है जिसका नाम है एन और ये सभी लोग सिर्फ उसे ही देख रहे थे, मगर एन देख रही है क्रिस की तरफ। वो क्रिस के पास आती है और उसे कहती है कि मैं आपको जानती हूँ। तब क्रिस कहता है कि वो कैसे। तब एन बताती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं। क्रिस भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एन उसके बारे में इतना कैसे जानती है। तब एन बताती है कि मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, उसने आपसे ही इलाज करवाया था। इसी बीच हम फिलिप को देखते हैं जो 2 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था।
विंसेंट जब इस चीज को देखता है तो फिलिप के पास जाकर के कहता है कि साले तू कभी नहीं सुधरेगा, तेरी शादी हो चुकी है। तब फिलिप कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विंसेंट कहता है कि मैं इसी बारे में तुम सभी लोगों से बात करना चाहता हूँ। फिर वो सबको लेकर के जाता है नीचे फ्लैट में और उनसे कहता है कि मुझे पता है कि सारे लोग शादीशुदा हैं और मैं ये बात भी जानता हूँ कि किसी का भी मन नहीं भरता और सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते ही होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उन लड़कियों को लेकर के जाएं तो जाएं कहाँ। अगर हम किसी होटल में गए तो हमारे क्रेडिट कार्ड की एक्टिविटी से हमारे बारे में पता चल जाएगा और हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसीलिए मेरे पास एक शानदार आइडिया है, ये फ्लैट हमारा हो सकता है। अगर हम सभी मिलकर के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करें तो इस फ्लैट को खरीद सकते हैं। तब हम बड़े ही आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम जब चाहें यहाँ पर किसी को भी ला सकते हैं, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। अब ये पांचों दोस्त सोचने लगते हैं इस बारे में और कहानी आती है वापस से प्रेजेंट में। लुक इतना ज्यादा डरा और घबराया हुआ था कि वो कोशिश करता है यहाँ से भागने की। तब मॉर्निंग्स उसे पकड़ कर के कहता है कि बेटा तू यहाँ से नहीं भाग सकता। अब इनके बीच WWE की फाइट होती। इससे पहले ही विंसेंट बीच में आकर के सबको समझाता है कि हम सभी लोग एक साथ फंसे हैं, इसलिए कोई भी कहीं भाग करके नहीं जा सकता। अब ये सभी मिलकर के तलाशी लेने लगते हैं पूरे रूम की। फिर जैसे ही तकिए को हटाते हैं उसके पीछे इन्हें एक मैसेज मिलता है जो लैटिन में लिखा हुआ था। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और पुलिस वाले पूछताछ करते हैं क्रिस से। वो उसे बताते हैं कि 5 दोस्तों में सिर्फ तुम्हें ही लैटिन आती है, इसका मतलब है कि वो मैसेज तुमने ही लिखा था। तब क्रिस कहता है कि मैं इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकता। दरअसल इस मैसेज में ग्रामर की मिस्टेक है। जो मैसेज लिखा गया है उसका मतलब है कि हम फिर मिलेंगे और ये लिखते टाइम में ग्रामर की मिस्टेक नहीं करता। पुलिस वाले पूरी फाइल को देखने के बाद क्रिस से कहते हैं कि फिलिप तुम्हारा ही भाई है। तब क्रिस कहता है कि हाँ, हम दोनों की माँ एक थी मगर बाप अलग अलग। फिलिप के डैड बहुत ही ज्यादा वायलेंट थे, वो फिलिप को भी पीटते थे और मेरी माँ की भी धुलाई करते थे और इस चीज को लेकर के हम सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए रहते थे। इसलिए बचपन में मैं कभी भी फिलिप के करीब नहीं गया क्योंकि मुझे लगा कि वो भी अपने बाप की तरह वायलेंट होगा। लेकिन जब हम बड़े हुए तो फिलिप के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। अब कहानी वापस जाती है उसी फ्लैट में। जब हम फिलिप को देखते हैं जो अंदर दाखिल होता है, उसे देखते ही चारों दोस्त उस पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि तुमने इस लड़की को क्यों मारा। तब फिलिप कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा। वो चारों उससे पूछते हैं कि तुम रात को कहाँ पर थे। तब फिलिप कहता है कि मैं अपनी वाइफ के मॉम डैड के घर पर था। फिर वो विंसेंट से पूछता है कि तुम कहाँ पर थे। विंसेंट कहता है कि मैं अपने घर पर था और वो भी अकेला। फिलिप कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी वाइफ के मॉम डैड से पूछ कर के कंफर्म कर सकते हो, मगर तुम घर पर थे इस बात को कौन कंफर्म करेगा। अब ऐसे इनके बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। तब क्रिस इन्हें रोकता है और कहता है कि हम पांचों में से ही कोई एक कातिल है। अब यहाँ से कहानी जाती है फिलिप की शादी में। जब उसकी शादी हो रही थी तब सभी दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि अब फिलिप अमीर हो जाएगा क्योंकि उसके ससुर एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसके रिलेशन अच्छे हैं काउंसिलमैन के साथ, यानी कि शहर के सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट अब उसे ही मिलेंगे। जैसे ही फिलिप इनके पास आता है, विंसेंट फ्लैट की चाबी देता है उसे और कहता है कि मैंने उस फ्लैट की सिर्फ 5 चाबियां ही बनवाई है। अगर किसी को चाबी चाहिए होगी तो उसे कोड की जरूरत पड़ेगी और वो कोड मेरी तिजोरी में है। सारे लोग चाबियों को ले लेते हैं मगर क्रिस कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है। इसी बीच विंसेंट की नजर पड़ती है फिलिप की बहन पर। फिलिप जब इस चीज को देखता है तो विंसेंट से कहता है कि मेरी बहन से दूर ही रहना, लेकिन मॉर्निंग्स को पता था उस लड़की का नाम, इसलिए वो बार बार नाम लेकर के चिढ़ाने लगता है। फिलिप जब इस चीज को देखता है तो उसकी धुलाई कर देता है। थोड़ी देर बाद हम क्रिस को देखते हैं बाहर घूमते हुए। तभी उसकी नजर पड़ती है एन पर। इससे वो समझ जाता है कि काउंसिलमैन भी यहाँ पर आया हुआ है। वो एन से कहता है कि तुम अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करती हो, छुट्टी के टाइम भी तुम काउंसिलमैन के साथ आई हुई हो, कहीं उसके साथ तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। तब एन कहती है कि नहीं, बल्कि मुझे तो काउंसिलमैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब भी कोई अर्जेंट मीटिंग होती है तो वो मुझे बाहर निकाल देता है। ये सुनकर के क्रिस कहता है कि इसका मतलब है वो तुम्हारा यूज कर रहा है। तब एन कहती है कि नहीं, बल्कि मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर एन कहती है क्या हम दोनों साथ मिलकर के कॉफी पी सकते हैं। तब क्रिस भी मान जाता है। वो सीधा आता है विंसेंट के पास और उसे कहता है कि मुझे भी उस फ्लैट की चाबी चाहिए। और फिर से कहानी आती है फ्लैट
फ्लैट में, जहाँ विंसेंट सभी से कहता है कि अपनी अपनी चाबियों को बाहर निकालो। सभी लोग चाबियों को निकाल लेते हैं बाहर, लेकिन क्रिस के पास चाबी नहीं थी। विंसेंट जब गुस्सा करता है तब क्रिस कहता है कि मैं तुम लोगों की तरह चाबी को साथ लेकर के नहीं घूमता। विंसेंट कहता है कि फिर तुम अंदर कैसे आए? तब क्रिस कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? जब मैं आया तब तुम लोगों ने दरवाजा खोला हुआ था। यहाँ पर विंसेंट को समझ में आता है कि शायद ये लड़की अंदर थी। जब उसने दरवाजा खोला तब कातिल अंदर आया। अब कहानी वापस से जाती है फ्लैशबैक में और हम सारे दोस्तों को देखते हैं डिनर करते हुए। यहाँ पर विंसेंट की वाइफ बताती है कि उसके बॉस का अफेयर था एक लड़की के साथ। जब उसकी वाइफ को इस बात का पता चला तो उनके बीच में घमासान WWE की फाइट हुई। वो फाइट काफी टाइम तक चलती रही। उसके बॉस को बहुत बड़ा मुआवजा भरना पड़ा अपनी वाइफ को। मॉर्निक्स जब इन बातों को सुनता है तो हंसने लगता है और कहता है कि शायद तुम्हारा बॉस हमारी तरह चालाक नहीं था। अभी वो फ्लैट के बारे में पर्दाफाश करता, इससे पहले ही लुक पानी को गिरा देता है नीचे। इस चीज से लुक की वाइफ को डाउट होने लगता है। वो लुक से कहती है कि मैं सारी चीजों को तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर तुम किसी और औरत के पास जाओ, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहानी फिर से आती है फ्लैट में। विंसेंट कहता है कि मुझे सारी बातें जाननी है। खूनी कोई भी हो सकता है। अगर हमारी वाइफ्स को हमारे बारे में पता चल गया होगा तो हो सकता है कि उनमें से किसी ने खून किया हो या फिर इस लड़की का बॉयफ्रेंड। इसलिए अगर किसी को भी कुछ भी याद आ रहा हो कि किसी के साथ अगर तुम्हारी कोई भी लड़ाई हुई हो तो मुझे अभी के अभी बता दो। तब सबसे पहले क्रिस सोचता है इस बारे में, क्योंकि उसका अफेयर था एन के साथ और वो उसे लेकर के आता रहता था इस फ्लैट में। इसी बीच उसे एन से प्यार हो गया था और एक दिन उसने सारी बात बता दी एन को। तब एन ने कहा कि अभी तुम मेरी सच्चाई नहीं जानते हो, मैं पैसों के लिए किसी के भी साथ सो सकती हूँ। इस बात को सुनने के बाद क्रिस का दिल टूट जाता है। इसके बाद हम मॉर्निक्स को देखते हैं जिससे पुलिस वाले पूछ रहे थे कि तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और इसी वजह से तुम्हारी वाइफ तुम्हें तलाक देने वाली थी, क्या तुम भी उसी फ्लैट में लेकर के जाते थे लड़कियों को? तब मॉर्निक्स कहता है कि नहीं, मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था, उसी वक्त मेरा अफेयर हुआ था। पुलिस वाले उसे कहते हैं कि पूरी डिटेल के साथ बताओ। तब हम मॉर्निक्स के साथ साथ विंसेंट और लुक को देखते हैं। ये तीनों बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे और एक बार में बैठकर के लड़कियों को घूर रहे थे। तभी विंसेंट की नजर पड़ी फिलिप के ससुर पर, जो एक लड़की को साथ लेकर के यहाँ पर आया था। जैसे ही उसने विंसेंट को देखा वो घबरा गया कि कहीं उसके अफेयर की खबर उसके घर तक न पहुँच जाए। तब उसने विंसेंट को ऑफर दिया कि अगर तुम अपनी जुबान बंद रखोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है यहाँ से। तभी एक लड़की आती है मॉर्निक्स के पास और उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। उसके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम था सेरा। वो विंसेंट के साथ फ्लर्ट करने लगती है। विंसेंट भी इंटरेस्ट ले रहा था उसमें। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुँचते हैं एक पुल पर जहाँ पर लुक भी था। जैसे ही सेरा और लुक पुल के अंदर जाते हैं, सेरा विंसेंट को भी बुलाती है पुल के अंदर। विंसेंट लुक से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। उसके जाते ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन इनकी ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि वापस आने के बाद भी इनका अफेयर चलता रहता है। लेकिन एक वक्त के बाद सेरा को प्यार हो जाता है विंसेंट से। जब वो उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है तब विंसेंट साफ मना कर देता है और चला जाता है यहाँ से। तभी फ्लैट में लुक को एक वाइन की बोतल मिलती है। तब वो विंसेंट से कहता है कि जरूर तुम कल रात को यहाँ पर थे, इसलिए चुपचाप बताओ कि कल रात को क्या हुआ था। अभी विंसेंट कुछ बताता इससे पहले यहाँ का फोन बजता है। फोन उठाने के बाद क्रिस को पता चलता है कि इस फ्लैट को बेचने के लिए किसी ने लिस्टिंग की है। अभी ने ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। जब ये लोग विंसेंट से पूछते हैं तब विंसेंट बताता है कि जो लड़की मरी है उसका नाम था सेरा और मैं उसे अच्छी तरह से जानता था। कल रात को मैं उसके साथ आया था यहाँ पर, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं उसे छोड़कर के चला गया था। ये सुनकर के फिलिप उसकी धुलाई करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सारे लोग रोक देते हैं उसे। तब लुक कहता है कि जब भी यहाँ पर कोई आता था मैं यहाँ की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता था, बस कल रात को मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। विंसेंट कहता है कि इस लड़की के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और ऐसा सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है फिलिप, क्योंकि फिलिप एक बार एक वेश्या को लेकर के आया था अपने घर पर और उसने उसे हथकड़ी लगा दी थी। जब मामला बिगड़ने लगा तब सारे दोस्तों ने आकर के उस लड़की की जान बचाई। तभी यहाँ पर फिलिप का ससुर आता है उसे देखने के लिए। विंसेंट जैसे ही उसे देखता है गुस्से में जाता है उसके पास, क्योंकि वादा करने के बाद भी उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवाया था। वो देखता है कि
फिलिप की सास भी यहीं पर है। तब वो उसके सामने ही उसके ससुर को धमकी देने लगता है। तभी दूसरी तरफ फिलिप देखता है कि उसकी बहन जोई पर बहुत सारे लोग लाइन मार रहे थे। तब वो मारने के लिए आगे बढ़ता है। उधर क्रिस जब वॉशरूम में था तभी उसके पास काउंसिलमैन आकर के कहता है कि तुम विंसेंट को समझाओ, वो फिलिप के ससुर को ऐसे धमकी नहीं दे सकता। तब क्रिस कहता है कि तुम्हें एन को छोड़ना होगा। काउंसिलमैन कहता है कि मैंने एन को बांध करके नहीं रखा, वो जब चाहे जहां चाहे जा सकती है। जाते जाते वो क्रिस से एक बात कहता है कि मजे तुम ले रहे थे और पे कोई और कर रहा था। बाहर हम सेरा को देखते हैं जो विंसेंट को देख लेती है। वो इशारों ही इशारों में उसे धमकी देती है कि वो उसकी वाइफ को बता देगी अफेयर के बारे में। इससे विंसेंट को लगने लगता है कि उन सब की वाइफ से फंसा रही है उन्हें। तभी अचानक से वो बेहोश होकर के गिर जाता है नीचे। जब उसे होश आता है तो वो अपने चारों दोस्तों को देखता है अपने सामने। अब यहाँ से कहानी वापस से जाती है फ्लैशबैक में और हमें पता चलता है कि सेरा ने अपनी जान खुद ली थी। इसके बाद लुक सबको रिकॉर्डिंग दिखाना शुरू करता है। सबसे पहले मॉर्निक्स देखता है कि विंसेंट मजे ले रहा था उसकी वाइफ के। यहाँ उसे याद आता है कि जब उनका डिवोर्स होने वाला था तब विंसेंट गया था उसकी वाइफ को मनाने के लिए और उसी वक्त उसका अफेयर शुरू हो गया था उसकी वाइफ से। इसके बाद फिलिप देखता है विंसेंट और जोई को मजे लेते हुए। ये देख कर के उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो क्रिस को बताता है कि एन तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए सो रही थी क्योंकि उसे विंसेंट पैसे दे रहा था। इन चीजों को देख कर के सभी का दिमाग खराब हो जाता है और ये प्लानिंग करते हैं कि वो विंसेंट को फंसा देंगे इस मर्डर केस में। इसके बाद ये लोग विंसेंट के सारे कपड़े उतारते हैं और सेरा के साथ उसे भी हथकड़ी लगा देते हैं। फिर कॉल कर देते हैं पुलिस वालों को। अब सारे ऑफिसर से पूछताछ कर रहे हैं विंसेंट से। दरअसल विंसेंट को पता था कि सेरा ने अपनी जान क्यों ली, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और विंसेंट उसे मना करके चला गया था। लेकिन यहाँ पुलिस वाले उसे बताते हैं कि सेरा की मौत स्लीपिंग पिल्स से नहीं हुई थी बल्कि उससे वो बेहोश हुई थी। उसके हाथों को किसी और ने काटा है। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो फ्लैट पर जाता है लुक के पास। तब लुक बताता है कि सेरा पहले मुझ में इंटरेस्टेड थी लेकिन विंसेंट बीच में आ गया और उसे फंसा लिया। दिन ब दिन उनकी नजदीकियां बढ़ती गई। ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। जिस रात विंसेंट उसे छोड़ कर के गया था उस रात मैं सेरा के पास आया और उसकी वाइन में स्लीपिंग पिल्स मिला दी। मैंने उसे ओवरडोज कर दिया था। क्रिस कहता है कि जब हम कमरे में आए थे तब सेरा जिंदा थी। इसका मतलब है कि फिलिप ने सेरा की नस को काटा और उससे सेरा की मौत हुई। तभी अचानक से लुक चाकू निकालता है और क्रिस से कहता है कि अब मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। इतना कहने के बाद वो बिल्डिंग से नीचे कूदता है और अपनी जान दे देता है। पुलिस वालों को भी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो विंसेंट को छोड़ देते हैं और फिलिप को अरेस्ट कर लिया जाता है। मॉर्निक्स भी माफ कर देता है अपनी वाइफ को। विंसेंट भी अपनी वाइफ के साथ खुश था। तभी पार्किंग लॉट में एन आती है क्रिस के सामने और कहती है कि मैंने अपने पुराने धंधे को छोड़ दिया है, तो क्या हम कॉफी पर जा सकते हैं। तब क्रिस मुस्कुराते हुए हाँ कहता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द लॉफ्ट खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।